अच्छी और सच्ची खबरों में आज हम सबसे पहले बात ड्रोन आर्मी की करेंगे, जिसे मजबूत बनाने के लिए सरकार की ओर से एक और बड़ा कदम उठाया गया है। सरकार मेक इन इंडिया को बढ़ावा देते हुए सुरक्षा बलों की मजबूती के लिए 97 हाईटेक ड्रोन्स खरीदने जा रही है और इन ड्रोन्स का इस्तेमाल चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर नजर रखने के लिए किया जाएगा। देश में बनने वाले इन निगरानी ड्रोन्स का सौदा 10,000 करोड़ में होने की जानकारी सामने आई है। खबर है कि पिछले महीने रक्षा अधिग्रहण परिषद की बैठक में इस बात पर चर्चा की गई थी कि स्वदेशी कंपनियों से निगरानी ड्रोन जैसे हथियार खरीदे जाएं ताकि सरहदों पर अपने निगरानी तंत्र को और मजबूत किया जा सके। अब बॉर्डर पर नहीं चलेगी चीन की चालाकी और न ही सरहद पर चलेगी पाकिस्तान की होशियारी, क्योंकि देश की सीमाओं की निगरानी के लिए 97 हाईटेक ड्रोन्स खरीदने की तैयारी शुरू कर दी गई है। ये ड्रोन्स हिंदुस्तान के बॉर्डर पर दुश्मन देशों की हर हरकत पर नजर रखेंगे और वक्त रहते सुरक्षा बल को दुश्मनों की साजिशों से आगाह करेंगे। खबर है कि सरकार मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इन 97 ड्रोन्स को खरीदने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है, जिनकी कीमत करीब 10,000 करोड़ रुपए से ज्यादा बताई जा रही है। आने वाले दिनों की जो चुनौतियां हैं सरहद पर निगरानी की, उसको देखते हुए तीनों सेनाओं को ऐसे आधुनिक ड्रोन से लैस किया जा रहा है और अब दुनिया के सबसे घातक प्रीडेटर ड्रोन के बाद अब मेक इन इंडिया के जरिए भारतीय सेना और वायुसेना के लिए ये 97 ड्रोन लिए जाएंगे, जिन्हें जल्द ही चीन और पाकिस्तान सरहद पर तैनात किया जाएगा। बीते कुछ सालों में एलओसी और एलएसी पर पाकिस्तान और चीन की गतिविधियां तेजी से बढ़ रही हैं। चाहे सरहद पार से घुसपैठ हो, चाहे ड्रग्स और हथियारों को चोरी छिपे हिंदुस्तान की सीमा में भेजना हो या फिर भारतीय सीमा में चीनी आर्मी की घुसपैठ की कोशिशें हो, जिन्हें हमारी चौकस सुरक्षा एजेंसियों ने वक्त रहते हर बार नाकाम किया है। लेकिन चीन और पाकिस्तान फिर भी अपने इन हरकतों से बाज नहीं आ रहे और यही वजह है कि चीन और पाकिस्तान के साथ लगती सीमाओं पर नजर रखने के लिए भारत अपनी निगरानी तंत्र को और ज्यादा मजबूत करने जा रहा है, जिसके लिए इन ड्रोन्स का इस्तेमाल किया जाएगा। बड़ी बात यह है कि भारत को सीमाओं पर अपनी सभी मध्यम और लंबी दूरी की निगरानी आवश्यकताओं को पूरा करने में इन ड्रोन से काफी मदद मिलेगी। दरअसल इसके पीछे एक वैज्ञानिक आधार पर एक रिपोर्ट तैयार की गई, जिसके आधार पर चीन और पाकिस्तान सरहद पर किस तरह से ड्रोन की तैनाती होगी, यानी कि हाई एल्टीट्यूड एंड्योरेंस ड्रोन, जिसका काम प्रीडेटर ड्रोन करेगा, जो ऊंचे पहाड़ी इलाकों में लंबी दूरी तक तैनात होंगे। उसके बाद की जो नीचे का स्तर है, यानी कि कम दूरी पर जो ड्रोन की तैनाती होगी, उसके लिए ऐसे 97 ड्रोन चीन और पाकिस्तान दोनों ही सरहद पर तैनात करने के लिए लिए जाएंगे, जो 40 ड्रोन भारतीय वायुसेना का हिस्सा होंगे और बाकी भारतीय सेना के पास रहेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी के अमेरिका दौरे पर 31 MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन खरीदने का सौदा हुआ और अब सरकार 97 मेड इन इंडिया ड्रोन खरीदने जा रही है। बताया जा रहा है कि इस अधिग्रहण में ट्रेड एजेंसी भारतीय वायुसेना होगी, जिससे इन 97 ड्रोन्स में 40 से अधिक ड्रोन मिलेंगे, जो कि 30 घंटे तक लगातार उड़ान भरने में सक्षम होंगे। निगरानी के लिए देश में बने ड्रोन्स को खरीदने का फैसला ये दिखाता है कि सरकार आत्मनिर्भर भारत मुहिम को लगातार मजबूती देने में जुटी है, ताकि रक्षा के मोर्चे पर देश को और ज्यादा आत्मनिर्भर बनाया जा सके और हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाने वाले दुश्मनों को भी वक्त पर माकूल जवाब दिया जा सके। दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। सेना के तीनों अंगों के मॉडर्नाइजेशन के लिए लगातार काम किया जा रहा है, जिसके तहत ही इन 97 ड्रोन्स को खरीदने की तैयारी की जा रही है। लेकिन ये ड्रोन सेना के लिए कितने कारगर साबित हो सकते हैं, ये बता रहे रक्षा विशेषज्ञ सिद्धार्थ वर्मा। जो ड्रोन्स हैं हम लोग के, वो सर्वेलेंस के एक बहुत बड़े इक्विपमेंट होते हैं, जिसके वजह से चाइना और पाकिस्तान बॉर्डर पे हम लोग बहुत अच्छी तरह से सर्वेलेंस और निगरानी रख पाएंगे। जो प्रेडेटर ड्रोन्स हैं
वो हाई ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस वाले ड्रोन्स हैं, जो हमारे इंडिजियसली बिल्ट वाले ड्रोन्स जो भी आने वाले हैं, जिनकी अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उसमें हम लोग को मीडियम रेंज और हाई एंड्योरेंस वाले हम लोग को ड्रोन्स मिल जाएंगे, जिससे एक बहुत अच्छा कवर मिल जाएगा हम लोग को, एक सर्वेलेंस का हम लोग का एक मैट्रिक्स बहुत अच्छा बन जाएगा, जिसके वजह से हम लोग पूरा देख पाएंगे, रियल टाइम में निगरानी कर पाएंगे पाकिस्तान और चाइना बॉर्डर पर। चीन जो है जिस तरह से घुसपैठ किया जा रहा है, जो हम लोग के अभी गलवान में भी हुआ था, अरुणाचल में भी हुआ था, और पाकिस्तान जिस तरह से आतंकी एलिमेंट्स को भी इंडिया में घुसपैठ कराता रहता है, तो इससे हम लोग को निगरानी रखने में बहुत इजी हो जाएगा और हमारे देश के सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए एक बहुत बड़ा एक फोर्स मल्टीप्लायर भी हो जाता है जो ड्रोन्स जो होते हैं। आगे बढ़ते हैं, बात देश की राजधानी दिल्ली की, जहां यमुना का जलस्तर घटने के बाद राहत शिविरों में रह रहे लोग धीरे धीरे अपने अपने आशियानों में लौटने लगे हैं। दूसरी तरफ सरकार और प्रशासन ने भी बाढ़ प्रभावित इलाकों में गंदगी और कीचड़ को हटाने के लिए काम तेजी से शुरू कर दिया है, ताकि मॉनसून के इस सीजन में मच्छरों को फैलने से रोका जा सके। मच्छरों से होने वाली बीमारियां जैसे डेंगू, चिकनगुनिया, मलेरिया, इसको बढ़ने और फैलने से रोका जा सके, क्योंकि बीते 2 दिन से राजधानी में डेंगू के 160 केसेस रिपोर्ट किए गए हैं। लिहाजा सरकार कोई जोखिम उठाना नहीं चाहती और इसीलिए उसने इन बीमारियों के खिलाफ रणनीति बनाकर उस पर अमल करना शुरू कर दिया है। बाढ़ संकट से जूझ रही दिल्ली के कुछ इलाकों की ये तस्वीरें राहत पहुंचाने वाली हैं। उफान पर बह रही यमुना का वाटर लेवल अब तेजी से घटने लगा है। चंद रोज पहले तक राजधानी के जिन इलाकों में 10 से 12 फीट तक बाढ़ का पानी भरा था, वहां से अब पानी उतरना शुरू हो गया है। चाहे यमुना बाजार का इलाका हो या फिर आईटीओ का इलाका, जनजीवन धीरे धीरे पटरी पर लौटने लगा है। उफनती हुई यमुना दिल्ली के रिहायशी के साथ साथ निचले इलाकों को बुरी तरह से प्रभावित किया, लेकिन अब पिछले कुछ घंटों से यमुना के जलस्तर में तकरीबन 4 से 5 सेंटीमीटर की कमी दिखाई दे रही है। और आप साफ तौर पर देखेंगे कि जो लोहे का पुल है, लोहे के पुल पर जो रेलवे के कर्मी है वो जुट गए हैं और ट्रेनों का जो आवागमन है वो सुचारू रूप से जारी है। आईटीओ चौराहे पर जो यमुना का पानी पहुंच गया था, वो 5 दिनों के बाद आखिरकार यहां से निकला है, जिसकी वजह से आईटीओ चौराहे पर ट्रैफिक सामान्य हो पाया है। इस वक्त हम आईटीओ चौराहे पर ही मौजूद हैं और आप देखिए पानी इन दोनों सड़कों पर लबालब भरा हुआ था। ये पूरा इलाका एकदम यमुना के पानी ने इस पूरे इलाके को भर दिया था। मगर कुछ एक इलाके अभी भी ऐसे हैं जहां से बाढ़ का पानी निकल नहीं रहा। लिहाजा इस पानी को जल्द से जल्द निकालने के लिए बड़े बड़े वाटर पंप्स का इस्तेमाल किया जा रहा है। साथ ही साथ बाढ़ के पानी के साथ बहकर आई गंदगी और कीचड़ को साफ करने के लिए भी सरकारी एजेंसियां तेजी से काम कर रही हैं। अंदर अगर आप जाएंगे तो अंदर की तरफ जो पानी है वो काफी ज्यादा है, लिहाजा यहाँ पर पीडब्ल्यूडी के साथ साथ जो है फ्लड डिपार्टमेंट के पंप भी काम कर रहे हैं। बावजूद इसके पानी की मात्रा इतनी ज्यादा है कि निकालने में बहुत कम से कम घंटों नहीं बल्कि कुछ दिन और लग सकते हैं। आप देख सकते हैं किस तरह से फ्लड डिपार्टमेंट ने सुबह ही दरअसल 2 पंप और यहां पर इंस्टॉल किए हैं। दूसरी तरफ अगर आप जाएंगे तो कई ऐसे गेट हैं राजघाट के जो कि अभी भी पानी में जलमग्न हैं, लिहाजा वहां पर पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के जो पंप हैं उसे पानी को निकालने का काम कर रहे हैं। पंप से जैसे ही पानी को निकाला जाएगा उसके बाद से यहां पर बीमारियों के खतरे से बचने के लिए जो तमाम प्रशासन है और सरकारी महकमा है वो बिल्कुल अलर्ट पर है। और साफ तौर पर आपको बता दें कि कई निचले इलाके ऐसे हैं जहां पर अभी भी पानी के निकालने का काम लगातार चल रहा है। इस सारी कवायद के पीछे सरकार और प्रशासन की कोशिश यही है कि बाढ़ का पानी उतरने के बाद इन इलाकों में डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया जैसी बीमारियां सर न उठाएं, जो कि मानसून के इस सीजन में तेजी से फैलती हैं। और यही वजह है कि दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज और मेयर शैली ओबरॉय ने इन बीमारियों से निपटने के लिए सरकारी अस्पतालों में की गई तैयारियों का जायजा लिया और ये सुनिश्चित किया कि अगर डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया के मरीज मिलते हैं तो उन्हें फौरन इलाज मुहैया कराया जा सके। तो अभी तक ऐसे कोई खतरनाक ट्रेंड्स नहीं है, मगर क्योंकि बरसात के बाद वेक्टर बॉर्न डिजीज हो सकते हैं, मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया,
तो उसके लिए इन अस्पतालों में जहां पे बाढ़ प्रभावित थे उनके लिए डिजास्टर मैनेजमेंट वार्ड बनाया गया ताकि रिलीफ कैंप से अगर कोई लोग आए तो उनको वहां पे जो है एडमिट करा जा सके और उनको मॉनिटर किया जा सके। हालांकि बाढ़ प्रभावित रिहायशी बस्तियों की गलियों में गंदगी जहां तहां फैली हुई है और तो और लोगों को रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए साफ पानी भी नहीं मिल पा रहा, जिसके चलते लोग गंदे पानी में ही बर्तन धोने को मजबूर हैं, जो कि लोगों के स्वास्थ्य के लिए काफी खतरनाक हो सकता है। इन दो तस्वीरों के जरिए हालात का अंदाजा लगाया जा सकता है। एक तरफ यमुना का उफान भले ही शांत हो रहा हो, दूसरी तरफ बाढ़ पीड़ितों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। दिल्ली के कई इलाकों में पानी तो कम हो गया है, लेकिन घरों के आगे गंदगी अभी भी मौजूद है। आप देख सकते हैं यमुना बाजार का इलाका है, ये घर है। हमारे साथ एक महिला भी हैं जो अपने पूरे घर को इस समय साफ कर रही है। बीमारियों का खतरा इस पानी में आप देख सकते हैं कि इस पानी में साफ दिख रहा है कि कीड़े मकोड़े चल रहे हैं। आप चींटियां इस पानी में चलते देख सकते हैं, कीट पतंगे इस पानी में आप देख सकते हैं। बीमारियों का घर इस समय ये इलाका बना हुआ है। आप आज ही वापस आए हैं क्या अपने घर? जी आज वापस आए अपने घर से। तो इस समय क्या कंडीशन है इस इलाके की और क्या मच्छर और कीड़े मकोड़े यहाँ पे बढ़ गए हैं? हाँ बहुत ज्यादा बढ़ गए कीड़े मकोड़े और बीमारी तो खतरा है ही, बहुत ज्यादा खतरा है बीमारी का। इस बीच बीते 2 दिन में राजधानी में डेंगू के 160 मामले दर्ज किए गए हैं। लिहाजा ऐसे में बहुत जरूरी हो जाता है कि राजधानी के बाढ़ प्रभावित इलाकों की रिहायशी बस्तियों में साफ सफाई तेजी से हो और लोग भी सावधानी बरतें, ताकि डेंगू और चिकनगुनिया फैलाने वाले मच्छरों के डंक से बचा जा सके। दिल्ली से अनामिका गौर और राम किंकर सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। वैसे सरकार तो अपनी तरफ से डेंगू, चिकनगुनिया और मलेरिया को फैलने के लिए कई कदम उठा रही है, फैलने से रोकने के लिए कई कदम उठा रही है, लेकिन दूसरी तरफ बाढ़ प्रभावित इलाकों में लोग अपना ख्याल किस तरीके से रख सकते हैं ताकि वो इन बीमारियों से बच सके, ये जानने के लिए मेरी सहयोगी अनामिका गौर ने डॉक्टर कुणाल आहूजा से बात की। हम ऐसे इलाकों से गुजर रहे हैं, हमने देखा कि रिहायशी इलाकों में भी पानी भरा हुआ है, वहीं लोग रह रहे हैं। ऐसे इलाकों में जहां पानी भरा हुआ है वहां पे दिल्ली जैसे इलाकों में, अगर राजधानी दिल्ली की हम बात करें तो ऐसी जगह पे क्या खाने पीने का इस समय क्या कोई खास ख्याल रखना चाहिए? खाने पीने में मेनली जो इन जनरल हमारा होता है कि जंक फूड जो आजकल बहुत लोग खाना पसंद करते हैं, बाहर का खाना, तो वो सब अवॉइड करें। अपना जहां तक हो सके अपना घर का खाना खाएं। कोई भी ऐसी चीज ना खाएं जो पेट को आपको लगे कि आपके पेट को जो है इन्फेक्शन कर सकती है या आपके पेट को हैवी कर सकती है। ज्यादा तेल वाली चीजें, ज्यादा मिर्च वाली चीजें इन जनरल ही वैसे वो अवॉइड करनी चाहिए। बट आजकल जंक फूड बहुत लोग प्रेफर करते हैं खाना, तो वो चीज अवॉइड करें, वो ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते बात करेंगे सहारा समूह में डूब चुके पैसों के लौटने की उम्मीद की। वो लोग जो सहारा कंपनियों की योजनाओं में निवेश को अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी भूल या गलती मानकर चल रहे हैं, शायद अब उन्हें जिंदगी की गाढ़ी कमाई गंवाने का अफसोस नहीं होगा। जिन्हें सहारा कंपनी से अपने पैसे मिलने का इंतजार था, उनके लिए अब अच्छी खबर है। लंबे इंतजार के बाद उनके पैसों के लौटने की उम्मीद जगी है। निवेशकों के पैसे वापस दिलाने के लिए सरकार की तरफ से कदम उठाया गया है। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च किया है। हालांकि अभी उन निवेशकों को ही उनके पैसे लौटाने की प्रक्रिया शुरू होगी जिन्होंने सहारा समूह की सहकारी समितियों जैसे कि सहारा क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, सहारन यूनिवर्सल मल्टीपर्पज सोसाइटी लिमिटेड, हमारा इंडिया क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी, स्टार्स मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड में निवेश किया था। अभी फिलहाल उन्हें अपनी गाड़ी कमाई का पैसा वापस मिल पाएगा। सहारा कंपनी से जुड़ी इन 4 समितियों में निवेश करने वाले लोगों की संख्या करीब 4 करोड़ है, जिन्होंने लंबे समय तक अपने पैसे वापस लेने के लिए दर दर की ठोकरें खाई है। ट्रायल के तौर पर पहले करीब 1 करोड़ निवेशकों को 10,000 लौटाने का फैसला किया गया है। इसी दौरान 10,000 से ज्यादा निवेशक आने वाले लोगों को भी 10,000 की रकम वापस की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद केंद्र सरकार ने पैसों के रिफंड के लिए यह पोर्टल लॉन्च किया है और इसी साल मार्च महीने में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस MR शाह और जस्टिस
सीटी रवि कुमार ने इस सिलसिले में आदेश जारी किया था। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि सहारा ग्रुप की कोऑपरेटिव सोसाइटीज की तरफ से ठगे गए निवेशकों को पैसा लौटाया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस आर सुभाष रेड्डी की निगरानी में निवेशकों को पूरा पैसा लौटाने की प्रक्रिया होगी। सहारा समूह से जब्त किए गए 24,000 करोड़ रुपए सेबी यानी कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के पास हैं, जिनमें 5,000 करोड़ रुपए इन निवेशकों को लौटाए जाएंगे। सभी एजेंसियों ने मिलकर एक सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की और सुप्रीम कोर्ट ने भी एक ऐतिहासिक फैसला लिया कि सभी एजेंसियां जब सहमत है तो एक सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनाई जाए और उनके निर्देशन से ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत की जाए। और ट्रायल बेस पर आज ये पारदर्शी भुगतान की शुरुआत 5,000 करोड़ रुपए से कर रहे हैं हम। ये 5,000 करोड़ रुपया निवेशकों को वापस लौटाने की शुरुआत होगी और ये 5,000 करोड़ रुपया जब पूरा वापस हो जाएगा, हम फिर से सुप्रीम कोर्ट के सामने जाएंगे और कहेंगे कि इतने निवेशक बचे हैं और बाकी का भुगतान भी। पोर्टल लॉन्च हुआ है, वो पोर्टल से लगभग 1 करोड़ निवेशकों को, क्योंकि हमने तय किया है कि पहले 10,000 रुपया तक की राशि को हम भुगतान करेंगे। जिनका 10,000 तक का निवेश है वो, और जितना भी निवेश हो उसमें से 10,000 रुपया। ये ट्रायल बेस है और ये पोर्टल के माध्यम से इसको ऑनलाइन सबको निमंत्रित करेंगे। पूरे डेटा को ऑनलाइन कर दिया गया है चारों सोसाइटियों के, और सीरीज ऑफ मीटिंग कोऑपरेटिव मंत्रालय के, सहकारिता मंत्रालय के अधिकारियों ने की है। हमारे जो स्टॉक होल्डिंग के साथी बैठे हैं उन्होंने भी बहुत बड़ा इनिशिएटिव दिया है। मैं स्टॉक होल्डिंग का भी धन्यवाद करना चाहूंगा कि इन्होंने बड़े मन से इसमें हमारा सहयोग किया है और रेड्डी साहब ने भी 3 से 4 बार मीटिंग कर इसको गति दी है। बहुत सारे सवाल हैं जो आपके मन में भी आ रहे होंगे कि आखिर ये पैसा कब तक मिलेगा, क्या पैसा ब्याज के साथ मिलेगा, क्या सभी निवेशकों को पैसा मिलेगा, और जिनके निवेश की मैच्योरिटी नहीं हुई है क्या उनको भी अपना रुपया वापस मिलेगा या नहीं। बिना मैच्योरिटी के अगर कोई अपना पैसा वापस लेना चाहता है तो क्या उसे भी पैसा मिलेगा। ऐसे कई सवालों के बीच केंद्र सरकार के इस कदम पर छोटे या फिर बड़े निवेशक भरोसा जता रहे हैं। सहारा समूह की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले करोड़ों लोगों को उम्मीद जगी है, उनका पैसा वापस आएगा। मेरे लगभग 5 लाख से ऊपर पैसे जमा है और 2016-17 में हमने जमा करवाए थे सर, और अभी तक बाकी थे। आज अमित शाह जी के आशीर्वाद से पैसे मिलने की हमें उम्मीद जगी है और आज हम जयपुर से यहाँ पर आए हुए हैं सर। मैंने 2016 में जमा किया था 5.5 लाख रुपये और आज आशा जगी है कि पैसा हमारा सुरक्षित हमको मिल जाएगा सर, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी से। अब सवाल ये भी उठता है कि निवेशकों को अपने पैसे के लिए अप्लाई कैसे करना होगा। तो सबसे पहले सहारा की सहकारी समितियों में निवेश करने वाले लोगों को सीआरसीएस सहारा रीफंड पोर्टल पर जाना होगा। फिर वहां निवेशकों को अपना नाम दर्ज करवाना होगा। इसके बाद निवेशक निवेश से जुड़े दस्तावेज पोर्टल पर अपलोड करेंगे और इस पर सहारा समूह की समितियों की तरफ से 30 दिन के अंदर निवेश के दावों का वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिसके बाद ऑनलाइन क्लेम दर्ज करने के 15 दिन के भीतर एसएमएस के जरिए निवेशकों को सूचित भी किया जाएगा। फिर बैंक खाते में निवेश की रकम आ जाएगी और इस प्रक्रिया में कम से कम 45 दिन का वक्त लगेगा, जो साल दर साल इंतजार करने की तुलना में काफी कम है। सहारा इंडिया में सबसे ज्यादा बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के निवेशक हैं। कुछ लोगों ने अपनी सारी गाढ़ी कमाई सहारा इंडिया में जमा कर दी थी। निवेश की अवधि पूरी हो जाने के बाद भी पैसा वापस नहीं मिलने से सहारा समूह के खिलाफ निवेशकों का गुस्सा बढ़ा। दरअसल साल 2009 में सारा विवाद शुरू हुआ था, जब सहारा की 2 कंपनियां, सहारा हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड और सहारा इंडिया रियल एस्टेट कॉर्पोरेशन ने अपना आईपीओ लाने की पेशकश की थी। आईपीओ के आते ही सहारा की गड़बड़ियों की पोल भी खुलनी शुरू हो गई थी। सेबी के सामने ये बात आ गई थी कि सहारा ने गलत तरीके से 24,000 करोड़ की रकम जुटाई थी और इसके बाद
जब जांच शुरू हुई तो सेबी ने अनियमितता पाई। सेबी ने सहारा से उसके पास जिन लोगों के रुपए जमा थे उनके दस्तावेज मांगे। सहारा ने सेबी को 127 ट्रक डॉक्यूमेंट्स ऑफिस में भेज दिए। सेबी ने जब इन डॉक्यूमेंट्स में जांच की तो उसमें बहुत सारी गड़बड़ियां सामने आई, जिसके बाद सेबी ने सहारा के नए OFCD जारी करने से मना कर दिया और इसी के साथ लोगों के पैसे 15% ब्याज के साथ लौटाने का आदेश भी जारी किया। बाद में इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सुब्रत रॉय को 24,400 करोड़ रुपए निवेशकों को लौटाने के लिए कहा था। इस दौरान सहारा ने न तो निवेशकों के पैसे लौटाने के सबूत दिए और न ही ये बता पाया कि इतना पैसा आखिर आया कहां से। सहारा के इस रुख पर सुप्रीम कोर्ट ने सहारा के बैंक खातों को सीज करने की बात कही और उनकी संपत्तियों को सील करने का आदेश दिया। फरवरी 2024 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। फरवरी 2014 में सुब्रत रॉय को गिरफ्तार कर लिया गया। हालांकि 2 साल जेल में रहने के बाद 2016 में वापस पैरोल पर बिहार आ गए, लेकिन अभी भी निवेशकों के पैसे सेबी और सहारा के पास अटके हुए हैं। निवेशकों को अभी तक उनका पैसा वापस नहीं मिल पाया है। हालांकि अब सहारा रिफंड पोर्टल लॉन्च होने के बाद डूबा पैसा मिलने की निवेशकों को उम्मीद जगी है। खबरें सच्ची होनी चाहिए, अच्छी खुद ब खुद लगती है। नवजोत रंधावा साइनिंग ऑफ। आप सुनते रहिए गुड न्यूज, देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।